हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को जो सीबीएसई सैम्पल पेपर में आए हैं। एंड दिस इज योर लास्ट चैप्टर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को, जो इस साल रीसेंट सैम्पल पेपर को हम डिस्कस करेंगे। खैर, इन दिस वीडियो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये। It was found that water from a river was contaminated with coliform bacteria. कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कौन सा होता है? ये वो बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में है। ये वो बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, यही बैक्टीरिया मिला हमें पानी के अंदर। Which one of the following pollutant might have got mixed with the water? कौन सा पॉल्यूटेंट इन चारों में से उस वाटर में होगा जिसके कारण आपको यही बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है? देखो, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में है, विच मीन्स ये वेस्ट हमारा है, विच इज ह्यूमन फीकल मैटर। आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्या मिला होगा? ये वेस्ट मिला होगा, क्योंकि इसमें आपको कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया देखने को मिलता है। अब कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन इससे लगभग एक दो बार सवाल पूछे गए हैं। मैंने एक ही बार यहाँ पे यूज कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, बट ऐसा मैंने दो बार तो एटलीस्ट देखा है सैम्पल पेपर में। विच मीन्स कि आपको याद रखना है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता कहाँ है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, इजी होगा करना। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following stakeholders of forest causes the maximum damage to forest? इन चारों में से कौन है जो फॉरेस्ट को ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं? लॉजिकल सा आंसर है, और आंसर है इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं जो डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड का यूज कर रहे हैं, इसलिए फॉरेस्ट को रिमूव कर देते हैं ये लोग। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज? आई होप क्लियर है ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं। ये वो गैसेस हैं जो कि हमारे लिए पॉल्यूटेंट की तरह काम करते हैं, प्लस ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बाय ट्रैपिंग द हीट। तो ग्रीन हाउस गैसेज, कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम से आपको मिलता है? इनकम्प्लीट कंबशन से आपको हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। क्लियर? आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज जितने भी होंगे ना इस चैप्टर के, मोस्टली लॉजिकल होंगे, ईवीएस बेस्ड होंगे। ईवीएस मतलब जो आप लोग पता है, जनरल नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड होंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेचुरल रिसोर्स आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किन्हें कहा जाता है? फॉरेस्ट को कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रख लेना। अगेन ये बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है फॉरेस्ट को। सजेस्ट व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है तो क्या होगा? इको इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। बेसिकली इट विल लीड टू द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इजी क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट। Which type of people are benefited from the development of different resources? ऐसे क्वेश्चंस पूछ के ना बस वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और आप सोचते हैं कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप होगा जिसे रिसोर्सेज का फायदा होता है, जबकि इसका आंसर एवरीवन है। क्योंकि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट सभी को बेनिफिट करता है, चाहे वो एक नॉर्मल सिटीजन है, चाहे वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर वो कोई प्राइम मिनिस्टर है। रिसोर्सेज का बेनिफिट सबको मिलता है। बट क्योंकि उन्होंने ऐसा विच टाइप ऑफ पीपल बोला है, तो आप लोग सोचेंगे कि कोई कैटेगरी होती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आंसर इज रिसोर्स डेवलपमेंट बेनिफिट्स एवरीवन। हर इंडिविजुअल से, हर इंडस्ट्री, सबको बेनिफिट मिलता है। व्हाई डू वी नीड टू यूज द रिसोर्स केयरफुली? इसका आंसर तो पता है। इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये लिमिटेड है, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्हें सेव करना है। और अगर आप किसी भी रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते रहते हैं तो उससे एनवायरमेंटल डैमेज होता है। इट्स बेटर कि आप फालतू का यूज ना करें और उसको सेव करें फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ, आ जाए तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन की तीन बातें लिखनी है। तो यहाँ आप डिफाइन लिखकर नहीं आ जाएं, आप यहाँ फूड चेन की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। जैसे फूड चेन हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में चलता है, पता है आपको ये बात। फूड चेन है इसीलिए आप लोग को समझ आता है कि एनवायरनमेंट में फूड रिलेशंस किस तरीके से डिवाइडेड हैं, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है,
इकोसिस्टम इंटरेक्ट कैसे करता है, विच मीन्स आपको फूड चेन हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द फूड रिलेशन अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। और थर्ड, ये हमें ये भी समझाता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, राइट? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट भी हमें किसने ही समझाया, फूड चेन के थ्रू ही हमें समझ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि जो धर्मेश है ये ऑलवेज ट्रीट द केमिकल एफ्लुएंट, जो भी केमिकल वेस्ट होता है ना वो उसे ट्रीट करता है बिफोर डिस्पोजिंग इट इन द वाटर बॉडी, किसी भी वाटर बॉडी में डालने से पहले, विच इज अ वेरी गुड थिंग। हमें बताना है कि कौन से 3 मोरल वैल्यूज हैं धर्मेश के अंदर। तो जो धर्मेश हैं वो डेफिनेटली एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव हैं, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, वो उन्हें पसंद है एनवायरनमेंट और वो उसके लिए अपना जितनी नॉलेज है उसे अप्लाई करते हैं। दे डेफिनेटली हैव नॉलेज अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उन्हें पता है कि अगर वो इस केमिकल को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये किसी ना किसी तरीके से फूड चेन में एंटर हो जाएगा। एंड ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ओके, और इसके अलावा आप कुछ और बातें भी अपने हिसाब से सोच के लिख सकते हैं। जो धर्मेश वाला आंसर है ना ये कंप्लीटली लॉजिकल आंसर है। ये आप जो सोचते हैं आप उसको लिखेंगे, लेकिन अच्छे लॉजिक्स लिख कर आना, ठीक है? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Improvement in our lifestyle have resulted in greater amount of waste generation। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली मैंने जो देखा है वो ये है कि स्टूडेंट्स जिस लाइन को जस्टिफाई करने हैं उसे पढ़ते नहीं है अच्छे से, प्लस उसे समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे। यहाँ इस बात को समझना, वो कहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल जितनी अपग्रेड हो गई है उसी अकॉर्डिंग हमने वेस्ट जनरेशन भी बढ़ा दिया है। हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई है और उस इम्प्रूवमेंट के कारण हम वेस्ट ज्यादा जनरेट करते हैं, ठीक है? गिव टू एग्जाम्पल टू सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट। ये कहते हैं 2 एग्जाम्पल दीजिए स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए। तो ये मानते हैं कि ये बात तो ट्रू है, आप बस 2 बात बता दो अपने लाइफस्टाइल की जिसके कारण ये चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है? सबसे पहली चीज, हम यूज करते हैं सिंगल वन टाइम प्रोडक्ट्स, राइट? हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं जो एक बार यूज होगा और उसे फिर हमें फेंकना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रॉज यूज करते हैं, पेपर कप यूज करते हैं, कॉफी के डिफरेंट कप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेन्स ऐसे होते हैं जो वन टाइम यूज होते हैं तो हम उन्हें यूज कर रहे हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल अपग्रेड के कारण ही हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि फॉर आवर कन्वीनियंस देयर आर मेनी वन टाइम यूज प्रोडक्ट्स, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक कप्स, स्ट्रॉज एक्सेट्रा। दूसरा, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, लाइफ अपग्रेड हो रही है बेसिकली, तो हम एक तो फैशन, फॉर दैट हम बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत सारा क्लोथ खरीदते हैं और फिर हम बहुत सारा वेस्ट भी करते हैं, राइट? तो टेक्सटाइल वेस्ट तो हम कर ही रहे हैं। दूसरा, क्योंकि लाइफ हमारी अपग्रेड हो रही है तो हम बहुत सारा खर्चा अपने गैजेट्स पे करते हैं, राइट? आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं अपने लिए, लेकिन उससे होता क्या है, ई वेस्ट जनरेट होता है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है आजकल। तो ये भी हमारे लाइफस्टाइल के कारण ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट वुड बी हायर इनकम लीड टू हाई अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है, एंड फैशन आइटम्स ऑल्सो, जिससे कि बहुत सारा ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई पॉइंट है, यू कैन ऐड दिस इन योर आंसर। Suggest one change that we can incorporate in our lifestyle in order to reduce non biodegradable waste। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम हो जाए लाइफ में? तो एक सबसे अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं और जो आसान है सबके लिए करना, हम ऑल्टरनेटिव्स यूज करेंगे वन टाइम यूज प्रोडक्ट्स के, ठीक है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स आप पेपर बैग यूज करें, आप ऐसी वाटर बॉटल्स को यूज करें जो हमें थ्रो नहीं करनी पड़े, है ना? आफ्टर वन टाइम यूज आप उसे थ्रो ना करें, उसको रीयूज कर लें, उसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है तो रिसाइकिल पे डालें। तो ये सारी चीजें पे हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ओजोन बोथ बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग? ओजोन बेनिफिशियल भी है और डैमेजिंग भी है, व्हाई? पहले तो हमें इसका आंसर करना है। तो ओजोन के बेनिफिट तो ये हैं कि ओजोन बहुत सारे सन की हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो आने नहीं देता अर्थ तक, ठीक है? और सबसे कॉमन हार्मफुल रेज जिसे वो रोकता है वो यूवी है। और यूवी को रोकना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो स्किन कैंसर, कैटरेक्ट या फिर डीएनए में बहुत सारे चेंजेस कर सकता है, राइट? इसलिए ओजोन का बेनिफिट तो यही है दैट इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन
और यूवी रेडिएशन वैसे स्किन कैंसर कर सकता है, तो इससे बचना हमारे लिए ज़रूरी है। दिस इज़ हाउ ओज़ोन इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। डैमेजिंग इसलिए है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ओज़ोन एक डेडली पॉइज़न है, ठीक है? तो ये तो आप लर्न कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ओज़ोन को लेके। फिर नेक्स्ट वही कॉमन क्वेश्चन कि आप ओजोन के डिप्लीशन को कैसे रोक सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट। तो एक पॉइंट तो आप ये ऐड हर बार करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी ने लिख के दिया है कि 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम में क्या हुआ था कि उन्होंने इशू कर दी थी ये बात कि हम 1986 के लेवल्स तक ही सीएफसी प्रोडक्शंस को स्टॉप कर रहे हैं। व्हाट इज सीएफसी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वो पर्टिकुलर केमिकल है जिससे ओजोन डिप्लीट हो रहा है, और ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स, एसीज में यूज होता होता था पहले। अब तो ये मैंडेटरी हो चुका है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाने हैं या एसीज बनाने हैं। बट पहले ये था, और इसके लिए हमारी यूनाइटेड नेशंस ने ये एक्शन लिया है। तो आपको ये पॉइंट अपने आंसर में मेंशन करना है एवरी टाइम दे आर आस्किंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। सेकेंड, आप अब इसके आगे बहुत सारे खुद से लिख सकते हैं पॉइंट, जैसे मैंने लिखा है कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को सब्स्टिट्यूट करें, उसके ऑल्टरनेटिव्स को यूज कर लें। एयर कंडीशनर्स और जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये इंडस्ट्रीज अगर ओजोन फ्री, सॉरी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बिना बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा हम खुद पोल्यूशन पर कंट्रोल करें, कोशिश हो कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने की कोशिश करें, हम ट्रीज लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे गैसेस हैं जो मिलकर ग्लोबल वार्मिंग भी कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन में भी कहीं ना कहीं उनका रोल है। तो हम ये सारे पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन डिपिक्टिंग 4 ट्रॉपिक लेवल। ये सबका अपना अपना आंसर हो सकता है और इसमें आपको मार्क्स मिल भी जाते हैं। कोई भी 4 लेवल के साथ आप अपना एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन बनाएंगे। टेरेस्ट्रियल बोला है मतलब आप फिश वगैरह को इंक्लूड मत करिएगा, लैंड एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ग्रास ले लेते हैं, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खा लिया, फिर इसको कोई स्नेक खा ले, स्नेक को कोई ईगल खा ले। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं 4 लेवल पे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू वी नॉट फाइंड फूड चेन्स ऑफ मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल इन नेचर। मतलब 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा कभी फूड चेन गया ही नहीं है, जाएगा भी नहीं नेचर में। व्हाई? व्हाट इज द रीजन कि फूड चेन इतने छोटे हैं? सिंपल सा रीजन इतना है कि आपको पता है कि फूड चेन में क्या होता है, 10% एनर्जी ही पास ऑन होती है, कि ग्रास से सिर्फ 10% एनर्जी ग्रास हॉपर के पास जाएगी, फिर ऐसे ही सिर्फ 10% जाएगी, यानी फाइनली ईगल तक आते आते ये एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो जब इसी के पास कुछ आगे पास ऑन करने को नहीं है, तो इसे खाएगा, खाकर करेगा क्या? कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ज्यादा लंबी फूड चेन नहीं होती। लिखोगे कैसे? देयर इज ओनली 10% फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। Loss of energy at each step is so great that very little usable remains after 4 to 5 trophic level. हर लेवल पे लगभग 90% एनर्जी वो यूज कर लेते हैं। तो अगर सब अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं, तो फोर्थ फिफ्थ लेवल के बाद कुछ बचता ही नहीं है कि आगे पास ऑन किया जाए। इसीलिए हमारे फूड चेन 4-5 ट्रॉफिक लेवल पे खत्म हो जाते हैं। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन। ये डेफिनेटली क्वेश्चन मैंने इसलिए भी ऐड किया है क्योंकि अगर आप लोग येलो बॉक्सेस अपने चैप्टर्स के नहीं पढ़ रहे हैं और आप किसी भी कारण से उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, डू नॉट इग्नोर देम, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी बुक में लास्ट में एक बॉक्स है, उसके अंदर लिखा है प्लास्टिक कप्स के बारे में, कुल्हड़ के बारे में, और ये वहीं से क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ ध्यान दे दीजिए। प्लास्टिक कप्स वॉज यूज टू सर्व टी इन ट्रेन्स इन अर्ली डेज। कहते हैं पहले के टाइम पे प्लास्टिक कप्स में चाय बिकती थी ट्रेन्स के अंदर। दिस कुड बी रिटर्न टू द वेंडर, क्लीन्ड एंड रीयूज। और फिर आप क्या करते थे, प्लास्टिक कप में चाय लेते थे, पीते थे और फिर से उन्हें दे देते थे, वो उसे धोकर फिर से यूज करते थे। लेटर कुल्हड़ वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप। बाद में प्लास्टिक कप्स को हटा के कुल्हड़ यूज करने लगे। ठीक है। और अब क्या होता है, पेपर कप आर यूज्ड फॉर सर्विंग टी, और अब चाय पीने के लिए यूज की जाती हैं पेपर कप्स। What are the reason for the shift from plastic to कुल्हड़ and then finally to paper cups? ये जो शिफ्टिंग है,
ये क्यों हो रहा है? हमें इसके बारे में बताना है और ये बहुत ईज़ी है। देखो, प्लास्टिक तो डेफ़िनेटली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम तो रीयूज़ करते थे। बट अगर वो रीयूज़ कर रहे हैं तो हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए इनको हटाना तो ज़रूरी था। फिर जब कुल्हड़ आए तो कुल्हड़ जो होते हैं वो असल में क्ले से बनते हैं और क्ले हमारी टॉप फर्टाइल सॉइल है। तो अगर आप इतने कुल्हड़ बनाओगे तो हमारी टॉप फर्टाइल सॉइल का वेस्टेज है वो। आपको क्रॉप्स आप कहाँ उगाओगे? इसीलिए हमने उसे हटाया और अब हम फाइनली एक ऐसे उस पर आए हुए हैं पेपर कप्स पे जो बायोडिग्रेडेबल है, जो इको फ्रेंडली है, जो किसी रिसोर्स को वेस्ट भी नहीं कर रहा है और रिसाइकिल हो जाता है। इसीलिए हमारे लिए फिलहाल जो पेपर कप्स हैं ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लिखेंगे क्या? प्लास्टिक कप्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हार्म द एनवायरनमेंट। Harm the environment, why friendly? इसे हटाओ। Harm the environment. They were thus replaced by कुल्हड़। कुल्हड़ are made of clay, यानी कि loss of top fertile soil। और अब जो डिस्पोजेबल पेपर कप हैं, ये रिसाइकिल किए जा सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल है, इसीलिए इनसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली ये शिफ्ट हुआ और ये क्यों हुआ? क्योंकि कोई था जो कंसर्न्ड था हमारे एनवायरनमेंट को लेकर। आई होप क्वेश्चंस क्लियर हैं सारे। हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सैंपल पेपर में आए हुए क्वेश्चंस थे जो भी मैंने आज तक डिस्कस किए हैं आपके साथ। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों की ही अलग-अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप तक वो क्वेश्चंस पहुँच जाएँ जो कि ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली सीबीएसई पूछता है। और अब मैं बिना किसी देरी के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस रीसेंट सैंपल पेपर के सॉल्यूशन को। That's it for the video. Thank you. Bye bye.